चलिए नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक आप लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ चुके हैं हमारे द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पार्ट जो था उसको भी हम पढ़ा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो दूसरा पार्ट है आज हम वो पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी। और पीसीएस का एडमिट कार्ड आ गया है तो उसको डाउनलोड करिए। तो देखिए कहाँ कहाँ सेंटर किसका गया हुआ है। चलिए, तो जो आज का पहला टॉपिक हमारा है, नेपाल में जैन जी आंदोलन। देखिए जैन जेड लिखा है लेकिन जैन जी लोग कहते हैं। जैन जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिकन उच्चारण के हिसाब से जेड को वहां पे जी कहते हैं। तो जैन जी आंदोलन है 2025। जैन जी कौन होता है? जैन जी वो हैं जो 1997 से 2012 के बीच में जन्मे हुए लोग हैं, उनको जैन जी कहा जाता है। देखिए लास्ट में जो टेबल दी गई आपने उसमें बताया गया है कि 1883 से 1900 तक के लोगों को लॉस्ट कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कहा जाता है 1901 से 1927 तक, साइलेंट ट्रेडिशनल कहा जाता है 1928 से 1945 तक, और बेबी बूमर्स कहा जाता है 1946 से 1964 तक। वही जनरेशन एक्स कहा जाता है 1965 से 1980 तक। मिलीनियम कहा जाता है 1981 से 1996 तक। और जेन जेड या जेन जी कहा जाता है 1947 से 2012 तक। और जेन अल्फा 2010 या 12 या 2013 से लेके 2024 तक। जेन बीटा कहा जाएगा जो 2025 से लेके 2039 तक। ये मुख्य पहचान किस आधार पर इनको ये नाम दिया गया है वो भी साइड में आपके दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। तो ये जो नेपाल में आंदोलन चला है, इस भ्रष्टाचार और इन सबसे उब कर सोशल मीडिया पे सक्रिय जो बच्चे रहते हैं, सोशल मीडिया द्वारा ये आंदोलन मूल रूप से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये विध्वंसक आंदोलन बन गया है। यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 4 सितंबर को नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे नेपाल में, उनको कुछ प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिस वजह से जेनजी जो है कहीं ना कहीं ऑफेंस हुए और ये आंदोलन किए। इस सोशल मीडिया बैन से नाराज युवा नेताओं का पर जो युवा लोग थे वो नेताओं पर आरोप लगाए और नेपो किड और नेपो बेबी जैसे ट्रेडिंग हैशटैग चलाए, जिसके बाद फिर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, गोलियां चलाई गई सरकार के जो, या तो उनका वहाँ के नेपाल पुलिस कहिए या आर्मी कहिए, वहां से गोलियां चलाई गई, जिसके एवज में लोगों ने वहां पे दंगे किए। गृह मंत्री को काफी, आप देख रहे हो, काफी चर्चा का मुद्दा है, उतना यहाँ पे चर्चा करने का विषय नहीं है। यहाँ पे जो हाल फिलहाल में देखा जाए तो हामी नेपाल नामक एनजीओ तथा कई अन्य ऑनलाइन समूहों ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। तो हामी नेपाल करके एक एनजीओ था, उसने भी इसकी अगुवाई की है। नेपाल के सेना अध्यक्ष अशोक राज सिगडेल, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जैन जी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ताओं के कई दौरे के बाद अंततः नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वहां के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, सुशीला कार्की को सत्ता का नेतृत्व सौंपने पर सहमति बनी है। सुशीला कार्की ने उसी रात शपथ ग्रहण की जिस रात जो है जैन जी आंदोलन खत्म हुआ, और उसके बाद इन्होंने शपथ ग्रहण की। वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। 2016-2017 के बीच वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर इनका नाम आता है तो सुशीला कार्की कौन है, नेपाल की पहले महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, और साथ ही ये अब नई यहाँ की क्या बनी है, प्रधानमंत्री। शपथ ले रहा था राष्ट्रपति, हाँ ठीक, प्रधानमंत्री वहाँ की बनी हुई है। ठीक। जेनजेड जो है वही जेनजी उच्चारण आप देख लीजिए, जो हम पे स्टार्टिंग में इस पॉइंट को क्लियर कर दिया गया था कि जेनजी मतलब या जेनजेड क्या है, किस एज की ग्रुप कहा जाता है। अगला जो है यूनिसेफ की बाल विकास रिपोर्ट है, विशाल सर आपको पढ़ा चुके हैं जब रिपोर्ट और सूचकांक वाला, जो आई थिंक हमारा दूसरा लेक्चर हमारे चैनल पे, वो जाके आप देखिए। जितने रिपोर्ट सूचकांक जैसे आगे आ रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, इसको भी विशाल सर पढ़ा चुके हैं। तो इन सबको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। आगे जो है ग्रैंड इथोपियन रेनांसा डैम, जो अगला टॉपिक आपका है यूनिसेफ के बाद, वो ग्रैंड इथोपियन रेनांसा डैम है। अफ्रीका में सबसे बड़े जल विद्युत बांध ग्रैंड इथोपियन रेनांसा डैम का उद्घाटन किया गया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। ये कहाँ बना है? ब्लू नील नदी पर निर्मित है। ब्लू नील, देखिए व्हाइट नील है, ब्लू नील है, दोनों नील की सहायक नदियां हैं। तो आपका एक कार्य है कि व्हाइट नील कहाँ से निकलती है और ब्लू नील कहाँ से निकलती है, ये दोनों फिर जाकर जब आपस में मिलती है फिर नील नदी का निर्माण करती हैं। तो किन किन देशों से नील नदी होकर बहती है, इसकी जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कौन कौन सा देश है, किन किन देशों में बहती है, जल ग्रहण क्षेत्र, ओरिजिन कहाँ है, ब्लू नदी नील नदी ये दोनों जाकर कहाँ पे मिलती हैं, फिर वहां से नील नदी बनती है, कहाँ पे जाके ये गिरती है,
ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो नील नदी आप देखिएगा कि बाई चांस अगर नील नदी से क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ से क्वेश्चन इस बार नील नदी से पूछ लिया। तो वैसे भी नील नदी काफी, नील नदी, अमेजन नदी काफी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। नील नदी कितने देशों के जाती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। बाकी यहाँ पे जो ग्रेटर कितना इसकी क्षमता, विद्युत क्षमता है, इन सब पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अफ्रीका सबसे बड़ी जल विद्युत बांध है, ये जान लीजिए। अगला जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ये तो विशाल सर आपको पढ़ाए हुए हैं, आईएमडी इंस्टीट्यूशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 69 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड था। भारत का स्कोर देखा जाए तो कितना था इसमें, 63वां स्थान भारत इसमें पाया हुआ था। पिछले वर्ष इसमें 58 स्थान पर था। तो कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आई है। मंगोलिया अंतिम स्थान पर था। अगला जो आपका पॉइंट है, इसराइल का यमन में हूती मंत्रिमंडल पर हमला। इसराइल ने यमन के हूती मंत्रिमंडल पर हमला किया है। तो हमला सीधे बम मार दिया। इसराइल जानते हैं ये आपकी काफी जो है एग्रेसिव नेशन है। 28 अगस्त 2025 को इजराइल वायुसेना ने यमन के सेना में ऑपरेशन लकी ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ लक, या इसको ड्रॉप ऑफ लक भी कहते हैं, लकी ड्रॉप भी कहते हैं, इसके तहत हूती नेताओं पर लक्षित हमला किया। हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी सहित कई वरिष्ठ मंत्री मारे गए। तो अहमद अल रहावी जो हूती वहाँ के प्रमुख नेता थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो मारे गए हैं। किस ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन लक ड्रॉप या ड्रॉप ऑफ लक आता है। कई सारे ऑपरेशन इंटरनेशनल आएंगे, तो जितने ऑपरेशन है किस देश से संबंधित है ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसराइल और हूती नेताओं पे जो हमला किया गया था इसराइल द्वारा, यमन के हूती समूह है उसके, उस पर हमला किया गया था। तो वो ड्रॉप ऑफ लक या ऑपरेशन लक ड्रॉप है, उसको कहा जाता है। ठीक है। यमन, इरिट्रिया, लाल सागर क्षेत्र में जो आते हैं, देखिए इसमें जो है हमला हूती समूह के इसराइल और लाल सागर क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था। इसराइल में जो है और लाल सागर क्षेत्र में जो हमला हुआ था हूती द्वारा, उसके जवाब में इसराइल ने इस पे हमला किया था। तो लाल सागर क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली जो है यमन, इरिट्रिया, जिबूती, सूडान, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देश हैं। इसमें देखिए कौन एशिया की, एशिया कितने देश आते हैं और अफ्रीका कितने देश आते हैं, ये आपका काम है, आप देखिएगा। हमने देश का नाम दे दिया कि यमन, इरिट्रिया, जिबूती, सूडान, मिस्र और सऊदी अरब, इतने देश लाल सागर से सीमा बनाते हैं मुख्य रूप से। और इसमें कुछ खास स्मरणीय तथ्य नहीं है। आप देखिए जो स्मरणीय तथ्य है वहाँ जो क्वेश्चन का स्वरूप रहा है पिछले कुछ समय में, उस हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऑपरेशन लकी ड्रॉप, किस किस देश के बीच चलाया गया और लाल लाल सागर से कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र जुड़े हुए हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, इंडोनेशिया में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया है। इंडोनेशिया में विरोध हुआ है, किस कारण से विरोध हुआ देखते हैं। अगस्त 2025 में विरोध हुआ था। इसका मुख्य कारण था सांसदों के अत्यधिक वेतन भत्ते, बढ़ती महंगाई और पुलिस कार्रवाई से उपजा आक्रोश। या वहाँ के वेतन भत्ते जो है, सांसद अपना वेतन भत्ते ले रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। यह एक ऑनलाइन बाइक टैक्सी चालक उफान कुर्नियावान की पुलिस के बख्तरबंद वाहन द्वारा 28 अगस्त को हुई मौत के प्रदर्शन को व्यापक और हिंसक बना दिया। यहाँ पे पुलिस की जो वैन थी, वो एक व्यक्ति था, डिलीवरी बॉय था, वो जो है सॉरी बाइक टैक्सी चालक था। जैसे अपने यहाँ ऊबर में भी बाइक आती, रैपिडो आती, वैसे वहाँ पे बाइक टैक्सी चालक था इंडोनेशिया में। उसको पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया था, जिसके कारण ये और विध्वंसक हो गया। उसके पहले नॉर्मल तरीके से चल रहा था। जैसे आप जेएनजी आंदोलन भी देखिए जो नेपाल चल रहा था, वो भी आराम से सोशल मीडिया पर चल रहा था। उसके बाद जब 3 लोगों को गोली मार दी गई, 3-4 लोगों को, इसके बाद ही वो विध्वंसक हुआ है। अगस्त अंत में राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, तो राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? प्रोबोवो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। ने बढ़ती अशांति का चीन को अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी। चीन यहाँ इंडोनेशिया आने वाला था, उसने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया इस आंदोलन की वजह से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो गाजा पर, देखिए बस इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन के स्वरूप ज्यादा है वही वही हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हम डिटेल में चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग एक बार तो पढ़े ही होंगे, बस रिवाइज किया जा रहा है इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, उस जो आप पढ़े हैं उसमें से कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पर बस चर्चा हो रही है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए और एग्जाम में बस वही पॉइंट याद रहे। गाजा पर इसराइल सैन्य नियंत्रण की योजना। अगस्त 2025 में इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गाजा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी देना फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब गाजा सिटी पर हमला किया, सैन्य नियंत्रण कर लिया किसने? इसराइल ने। गाजा पहले फिलिस्तीन का पार्ट माना जाता था, या माना जाता है, अब उस पर नियंत्रण कर लिया, तो इनका हो गया। दोनों में फिलिस्तीन और इसराइल में आए दिन जो है संघर्ष होता रहता है गाजा पट्टी को लेकर। ठीक, यहाँ पे जो है फिलिस्तीन इस्लाम धर्म से संबंधित बहुत ही धार्मिक प्रमुख धार्मिक स्थल है। वही गाजा पट्टी भी जो है उसी संबंधित है। गाजा पट्टी को भूमध्य सागर के तट पर स्थित 365 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। दशकों से फिलिस्तीन इजराइल इस संघर्ष का केंद्र रहा है। यहाँ पे जो एक ऑपरेशन चलाया गया
वो ऑपरेशन लकी ड्रॉप वाला चलाया गया था इजराइल और यमन के लिए, वहां पे हूती पे हमला किया गया था। दूसरा जो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपका है हमास पे, जो गाजा पट्टी पे हमला किया गया था वो। हमास 3 सितंबर 2025 को हमास ने ऑपरेशन मोसेस स्टॉप नामक मतलब जब यहाँ से हमला हुआ था, तो हमास ने भी, हमास एक ग्रुप है इस्लामिक में, तो उसने भी हमला किया। ऑपरेशन मोसेस स्टॉप स्टाफ से संबंधित है ये जो है क्या है, इसराइल और हमास के बीच में हमला हुआ था, ये आप देखिएगा। ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स सेकेंड, ऑपरेशन गिडियन चैरियट सेकेंड, ये भी एक ऑपरेशन, इसको देखिए। इजराइल रक्षा बल आईडीएफ द्वारा गाजा सिटी पर कब्जा करने की दूसरी मुहिम थी, गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए दूसरी बार चलाया गया ऑपरेशन गिडियन चैरियट से। ये मई अगस्त 2025 में मुख्य अभियान ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स की निरंतरता में है, उसको जारी रखा गया है गिडियन चैरियट्स को। किस देश से संबंधित तो कौन सा अभियान, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित जो 2025 में देखा जाए, जो अगला टॉपिक आपका है, तो रियाद में अमेरिका रूस वार्ता, यूरोप की समांतर बैठकों, और अलास्का में ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता और यूरोपीय नेतृत्व वाले कोएलिशन ऑफ द विलिंग की गतिविधियों तक। इस बीच में जो है युद्ध विराम रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और काफी चर्चाएं हुई कि युद्ध को रोका जाए। आगे यहाँ पे देखा जाए 2 मार्च 2025 को यूक्रेन पर लंदन सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं ने इच्छुक लोगों का गठबंधन प्रारूप में यूक्रेन के समर्थन में शांति रोडमैप बनाने पर सहमति संकेत दिए हैं। 6 मार्च 2025 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई थी, किस लिए? शांति वार्ता के लिए। वही 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के अलास्का में ज्वाइंट बेस अल्मेंडार के रिचर्डसन में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता हुई। व्लादिमीर पुतिन और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जो है आपस में चर्चा की है कि इस युद्ध को जल्दी जल्दी रोका जाए, शांति समझौता करवाया जाए। देखिए इस समय ट्रंप जो है ना, वो खुद को नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में अब चाचा चौधरी बने हुए हैं, सभी देशों के बीच शांति समझौता करवा रहे हैं और क्रेडिट जबरदस्ती ले ले रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का जो पहलगाम में जो हमले का सीज फायर हुआ था, उसमें उसका भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर अपना कहा कि हम ही करवाए हैं। अभी देखेंगे आप ये चाचा चौधरी क्यों बन रहे, कई जगहों पर इन्होंने जो है, कई कई देश तो इनको जो है नॉमिनेट भी किए हैं अवार्ड पाने के लिए, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान और थाईलैंड, कंबोडिया के बीच इन्होंने सीमा संघर्ष को शांत करवाया, जिस वजह से उन लोगों ने इनको शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। 2 देशों ने, मतलब 4 देश को मिला के, आर्मेनिया, अजरबैजान, थाईलैंड और कंबोडिया ने। अगला जो आपका टॉपिक है, तो भारत नेपाल सीमा विवाद, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काली नदी जो भारत और नेपाल के बीच बह रही थी, वो पुराने समय से सिगौली की संधि के द्वारा दोनों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। सिगौली की संधि आपको 1816, सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। इस संधि में कहा गया ये कौन सी नदी है, काली नदी, काली नदी का उद्गम क्षेत्र वहां पे, उसको लेकर विवाद रहता है कहाँ से। नेपाल कहता है लिम्पियाधुरा से निकली है, और हम कहते हैं कि काली कहाँ, काला पानी से निकली हुई है। भारत कहता है काला पानी से, और नेपाल कहता है लिम्पियाधुरा से निकली हुई है। ये मेन कारण है। और लिम्पियाधुरा जो है भारत का क्षेत्र में पड़ता है, काला पानी जो है दोनों की सीमा के लिए है। नेपाल कहता है कि ये 1816 में बनी हुई थी। जहां जहां देखिए नदी सीमा बनाती है, वहां वहां अधिकतर विवाद रहता है। जैसे मैक्सिमम अमेरिका के बीच में विवाद होता रहता है, जहां जहां नदियां, क्योंकि नदियां अपना स्थान बदलती रहती हैं, अपना जो है क्षेत्र बदलती रहती है, अपना रास्ते बदलती रहती है, इस वजह से आए दिन जो है सीमा विवाद होता रहता है, जहां जहां नदियां डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ देखा भारत नेपाल सीमा विवाद मुक्त लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख तराई। लिपुलेख तराई यहाँ वर्ड यूज किया, ट्राई जंक्शन पे है, चाइना, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है। लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिएगा। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगर जिला का नाम आता है किस जिले में स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेपाल इन्हें, जो ये तीनों स्थान है, महाकाली नदी के पूर्व और अपने भूभाग का हिस्सा मानता है। भारत कहता है नहीं है भैया, हमारा हिस्सा है, जिस वजह से दोनों में विवाद होता रहता है। ब्रिटिश भारतीय गजेटियर परंपरा में काला पानी के स्रोतों के आरंभिक धारा का उल्लेख मिलता है, और मतलब जो यह महानदी, महाकाली नदी है, इसका जो है उद्गम क्षेत्र माना जाता है गजेटिय, भारतीय गजेटिय परंपरा में इसका उद्गम केंद्र काला पानी माना जाता है। लेकिन नेपाल ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो लिम्पियाधुरा तक है। यही मुख्य पॉइंट है, आप देखिएगा। लिम्पियाधुरा कुछ इतना खास नहीं। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन ज्वाइंट के निकट स्थित है। यहाँ मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो आपका टॉपिक है, अर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता। एशिया के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित दक्षिण काकेकस में नागोर्नो
काराबाग क्षेत्र में क्षेत्र को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों संघर्ष चला। तो नागोर्नो काराबाग क्षेत्र किसके किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वो कहा जाएगा अर्मेनिया और अजरबैजान। इनके बीच चाचा ट्रम्प चौधरी बन के और इनका जो समझौता करवाए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने नॉमिनेट किया है चाचा चौधरी को, डोनाल्ड ट्रंप को, पुरस्कार के लिए, एक नोबेल पुरस्कार इनको शांति का दिया जाए। ये 10 दशकों से चल रहा है, कई दशकों से ये चल रहा है विवाद नागालैंड का। यहाँ काकेशस एक पर्वत श्रेणी है, तो वहाँ काकेशस पर्वत जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, किन देशों के बीच है, तो अर्मेनिया और अजरबैजान के पास है। 8 अगस्त 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में अर्मेनिया और अजरबैजान ने एक लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासिनियान, तो प्रधानमंत्री, और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ ये तीनों लोग मिले हुए थे। ट्रम्प चाचा चौधरी भी मिले हुए थे, चाचा चौधरी थे, और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासिनियान। तो ये आप देखिएगा, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री आ जाता है कौन थे, या फिर जो है अजरबैजान के राष्ट्रपति आ जाता है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। जो राष्ट्रपति अजरबैजान के इल्हाम अलीयेव है, और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासिनियान है। ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नामक रणनीतिक ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित होगा, जो अर्मेनिया होते हुए अजरबैजान के मुख्य भूभाग को उसके अर्मेनिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित नक्शिवान एन्क्लेव को जोड़ेगा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है, बस चाचा चौधरी इसमें जो है मध्यस्थता किए हैं। ये देखना, नागोर्नो काराबाग क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, अगर ये पूछता है तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। काकेशस पहाड़ी यहाँ पाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट था। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट थे। साथ ही अगर एग्जाम में आता है कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने प्रधान वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, तो वो हो जाएंगे अर्मेनिया, अजरबैजान। आगे आप पढ़ेंगे थाईलैंड और कंबोडिया भी यही काम किए हुए हैं, क्योंकि इनके बीच भी सीमा संघर्ष था, और सीमा संघर्ष को चाचा चौधरी ने शांत करवाया था, मतलब अपना समझौता करवा दिया। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद औपनिवेशिक रूप से सीमांकन और प्राचीन खमेर हिंदू मंदिरों के स्वामित्व दावों से जुड़ा हुआ एक दीर्घकालिक मुद्दा है। औपनिवेशिक काल में फ्रांसीसी थाई सियाम संधियां या सियाम संधियों के तहत बनी सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने फैसला दिया कि सीमावर्ती प्री विहार मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है और थाईलैंड को वहां से सेना हटानी चाहिए। हालिया संघर्ष में 24 जुलाई 2025 को सीमावर्ती प्रसाद तामोन थाम मंदिर के पास सशस्त्र सैन्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसने सीमा के अन्य क्षेत्रों में हिंसा फैला दी। 7 अगस्त 2025 को ही कंबोडिया ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर शांति और स्थिरता में भूमिका निभाने के लिए चाचा चौधरी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए जाने की घोषणा की। चाचा चौधरी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, तो ये याद रखिएगा। तिब्बत में चीन की बृहद बांध परियोजना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिब्बत में चीन अपना एक बांध परियोजना बना रहा है। अब ये भारत के लिए खतरा कैसे है कि अगर वो कहाँ बना रहा है, तो आप सिंटेक्सियल बैंड सुने होंगे, ठीक है, जहाँ पे मुड़ जाता है, वहीं पे आप ब्रह्मपुत्र नदी भी आप देख होंगे कि वी शेप में वहां से मुड़ती है तिब्बत से और भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के पास गार्ज बनाती हुई, आई घाटी बनाती हुई वहां पे भारत में प्रवेश करती है। तो उसी ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, उस पर बांध बनाने की बात कर रहा है चीन। तो चीन जब उस पर बांध बनाएगा, तो अगर आप पढ़े होंगे कि बांध बनाने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र निंगची प्रीफेक्चरल शहर में यारलुंग सांगपो भारत में ब्रह्मपुत्र से कहा नदी पर सबसे बड़ा विद्युत परियोजना बनाने का निर्णय लिया है। यह बात परियोजना मोटुओ मेडाग हाइड्रो पावर स्टेशन के तहत निर्मित की जाएगी। आधिकारिक रूप से 19 जुलाई 2025 को यह परियोजना प्रारंभ हो चुकी है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभ हो चुकी है परियोजना, ऐसा नहीं बस अभी कागजी कार्रवाई है। इसका शिलान्यास चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया था। यह परियोजना हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक विशाल घाटी में निर्मित की जा रही है, जहां यारलुंग सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी काफी ऊंचाई से गिरकर फिर एक बड़ा यू टर्न लेती है। मैंने बताया कि वो यू कर्व लेती है, यू टर्न लेते हुए जो है इंडिया में प्रवेश कर जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा पर्वत से नीचे लगभग 20 किलोमीटर 4 सुरंगें बनाकर नदी प्रवाह को इस परियोजना के विभिन्न जल विद्युत स्टेशनों से गुजारा जाएगा। इसमें जो है देखिए चीन की बदमाशी देखिए, या अपनी भारत की विदेश नीति का समझ लीजिए फेलियर एक तरीके से ये है कि चीन वहां पे अपनी एक बात परियोजना बना रहा है। यह परियोजना 2030 के दशक के पूर्वार्ध तक संचालित होने का अनुमान, 2030 तक ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार इसका युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के समय रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप देखिए, ये परियोजना क्यों कहाँ बनाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में, चीन और किस जो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मोटुओ मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन के तहत ये निर्मित की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रगति शामिल है। भारत इस स्थिति, मतलब इससे निपटने के लिए, भारत में सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति ना हो, इससे निपटने के लिए भारत ने रणनीतिक जल संचयन परियोजना और जल प्रबंधन योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रगति शामिल है। वहां पे भारत भी डैमों में अपना बना रहा है। इजराइल का सीरिया पर हमला, इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। इजराइल आए दिन बदमाशी कर रहा है, कहीं गाजा, कहीं यमन, अब देखिए सीरिया पर भी हमला, हर आए जगह हमला वो करता रहता है। उसका काम है कि इसी से लड़ाई झगड़ा, जो गांव में होते हैं ना, हमेशा लड़ते रहेंगे किसी ना किसी से, तो वही है, इजराइल लड़ता रहता है। ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि भारत, कुछ लोग कहेंगे कि भारत और इजराइल काफी अच्छे दोस्त हो गए हैं, तो लड़ाके लोग कब तक दोस्त रहेंगे समझ के रखिए, आपकी लड़ाका कब तक आपका दोस्त है। जुलाई और अगस्त 2025 में इजराइल वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके आसपास के कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर हमला किया है। यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है, इजराइल ने गोलान हाइट्स से संलग्न संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षित डिसंगेजमेंट जोन में घुसपैठ की और कई महत्वपूर्ण इलाकों पर हमला किया। तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षित डिसंगेजमेंट जोन, या यहाँ का जो शांति सेना होती है यूएन की, वो क्या होती है, उसको आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। इजराइल ने वर्ष 1974 में डिसंगेजमेंट समझौते को शून्य घोषित कर दिया और ऑपरेशन एरो ऑफ बसान नामक अभियान चलाकर सीरियाई सेना की सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर दिया। ऑपरेशन एरो ऑफ बसान, कितने ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन एरो ऑफ बसान पढ़ चुके हैं। वहीं देखा जाए, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स, जो इजराइल द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन एक लग करके था ना समथिंग, हाँ, कहाँ गया यार, ऑपरेशन लग ड्रॉप, ये 3 ऑपरेशन जो है इसराइल द्वारा अलग अलग देशों के साथ चलाए गए हैं। तो ये सारे ऑपरेशन आप याद रखिएगा, नहीं तो आपका जो है पोस्टमार्टम हो जाएगा एग्जाम में, अगर ऑपरेशन नहीं याद रखेंगे तो। चलिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र हुआ। इससे पहले 46वां भारत में हुआ था। 47वें भारत इसमें सत्र में भारत की एक विरासत को इसमें शामिल किया गया। उस विरासत का नाम क्या है, मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको इसमें ऐड किया गया अपना जो है। इस हिसाब से ये 44वां विरासत हो जाता है। पहले हमारे यहाँ 43 विरासत थी यूनेस्को में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, अब 44 हो गई है। 44 में देखिए, जो विरासत होती है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। 44 होने के बाद 36 सांस्कृतिक हो गई है, 7 प्राकृतिक हो गई है और एक मिश्रित विरासत है। ये जो 47वां कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वार्षिक सत्र आयोजित किया गया है, ये 6 से 16 जुलाई 2025 के मध्य पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में हुआ है आयोजित। इसमें 26 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिस 26 में से एक भारत का भी है, ठीक है। तो 25 अदर कंट्री के हैं, एक भारत का है। 26 ऐड किए गए, 21 सांस्कृतिक थे, 4 प्राकृतिक थे, एक मिश्रित था। क्या देखा जाए, चलिए ठीक है। यहाँ जो है भारत की स्थिति में देखा जाए, क्योंकि ये थोड़ा यूपी पीसीएस है, तो इंटरनेशनल में हो सकता है उतना ना जाए, बस देख लीजिए कि 26 इस बार दिए गए। मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का, तो वो पेरिस में है। 47वां सम्मेलन था, 46वां भारत में हुआ था। ये देख लीजिए अब। भारत का एक जो शामिल किया गया उसका नाम मराठा सैन्य परिदृश्य नाम है। मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में यहाँ नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। 44वां विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 किलों का एक समूह है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु संबंध है कोई? महाराष्ट्र तमिलनाडु की सीमाएं आपस में टच करती नहीं, फिर भी यहाँ पे इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 44वां है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र के भी इसमें शामिल किए गए हैं और तमिलनाडु के, दोनों संयुक्त रूप से 12 किले शामिल किए गए हैं। और वो 12 किले कौन कौन से? तमिलनाडु स्थित जो है जिंजी के किले, तमिलनाडु में जिंजी के किले,
और महाराष्ट्र के देखा जाए तो रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंधीदुर्ग, लोहागढ़, विजयदुर्ग, सालेर, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी और पनहाला, ये जो है महाराष्ट्र के थे। और जिंजी के किले जो है तमिलनाडु के थे। तो आप समझिए दोनों में कितना सीमाएं टच कर नहीं रही हैं, क्योंकि विश्व धरोहर सूची में इनको संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। 2021 में धौलावीरा जो हमारा स्थान था वो गुजरात के काकती में था, ये भी शामिल किया गया था। वो था हमारा जो है 41वां था, 42वां शांति निकेतन एवं होलसेल के पवित्र मंदिर को शामिल किया गया था। 2025 में मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को, और 2025 में मराठा सैन्य प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है। 15 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 69 प्रत्याशित स्थल अस्थायी सूची में शामिल हैं। जब आप यूनेस्को पढ़ेंगे तो वहां दिखेगा अस्थायी सूची में स्थलों को शामिल किया था, फिर उसको अस्थायी सूची में डाला जाता है। तो भारत के हमारे 69 अस्थायी सूची में भी शामिल है। कुल विश्व धरोहर स्थल 2025 में 1248, वर्ल्ड में जितने भी धरोहर स्थल 1248 टोटल है, जिसमें 26 अब की बार शामिल किए गए, 1248 टोटल मिला के हो जाते हैं, जिसमें 972 सांस्कृतिक हैं, 235 प्राकृतिक है, 41 मिश्रित है। ये कुल 170 देशों में अवस्थित हैं। जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सब चल रहे हैं। विश्व धरोहर स्थलों वाले शीर्ष 5 देश, इटली सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल इटली में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर चीन है, जर्मनी तीसरे नंबर पर, फ्रांस चौथे पर और स्पेन पांचवें नंबर पर। वहीं भारत जो है छठवें स्थान पर, तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर भारत स्थित है, क्योंकि चीन आ जाता है एक ना एशिया प्रशांत क्षेत्र में, तो चीन जो है भारत से ऊपर है। इस वजह से जो है दूसरे नंबर पे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत रहेगा, पहले नंबर पे चीन रहेगा, और वैश्विक स्तर पर भारत छठवें स्थान पर, पहले स्थान पर वैश्विक स्तर पर विश्व धरोहर सूची में धरोहरों की संख्या में इटली सबसे ऊपर रहेगा आपका। टोटल कितने हैं? 1248 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें जो है 44 जो है भारत के। 44वां कौन था? मराठा सैन्य प्रदेश। मराठा सैन्य प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुल्गारिया को, अगला जो टॉपिक है, बुल्गारिया को यूरो जोन में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूरो जोन क्या है? यूरोपियन यूनियन का जो जोन है, जहाँ कौन सी मुद्रा वहां पे यूरो मुद्रा जो अपनाई जाती है, उसमें जो है नया जो सदस्य जुड़ा है वो बुल्गारिया है। अगर यूरो जोन में देश देखा जाए अब तक, तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, माल्टा, साइप्रस, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया। ये 1 जनवरी 2023 को 20वां सदस्य बना था क्रोएशिया। और ये जो हमारे कौन से सदस्य बन गए हैं इसमें? 21वें सदस्य बने हैं बुल्गारिया। 21वां सदस्य बुल्गारिया है, और 20वां जो सदस्य बना हुआ था वो क्रोएशिया था 2023 में। यूरोजोन यूरो मुद्रा अपनाए जाने वाले देशों का एक समूह है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य होना जरूरी नहीं है अगर आप यूरो मुद्रा अपनाए। यूरोपियन यूनियन के सदस्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों चीजें वो डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगन क्षेत्र में शामिल हुए। शेंगन क्षेत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया शेंगन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए। शेंगन क्षेत्र में वर्तमान में कुल 29 देश शामिल हैं। 29 देशों का एक समूह है शेंगन क्षेत्र। इन सदस्यों में 25 देश यूरोपीय संघ के हैं, संघ के सदस्य हैं। बाकी तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि शेंगन क्षेत्र के सदस्य बनने के लिए यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है, या यूरोपीय यूनियन वाले ही बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि 25 देश जब यूरोपीय यूनियन के थे, 4 तो अन्य भी है, वो 4 अन्य शेंगन क्षेत्र में शामिल हुए। रोमानिया और बुल्गारिया जो इस बार शामिल हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी शेंगन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। देखिए यहाँ पे शेंगन क्षेत्र हम कह रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए, शेंगन क्षेत्र यही होता है कि कोई बॉर्डर नहीं है। ग्लोबल विश्व की ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी है। जैसे अपने यहाँ स्टेट कई सारे हैं, हमको बिहार से यूपी मारने के लिए कोई बॉर्डर जो है ऐसा फिजिकल बॉर्डर नहीं, बॉर्डर सीमा रेखा निर्धारित की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो डिपेंड नहीं करती है। आराम से आवाजाही हम कर सकते हैं। उसी प्रकार वहाँ पे आवाजाही में सुविधा हो शेंगन क्षेत्रों में। टोटल 29 देश हैं, ये देखिएगा ऊपर। हाँ? वीजा रहित, हाँ, जो वीजा रहित क्षेत्र हैं ये सब। शीर्ष तालिबानी नेताओं के विरुद्ध आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट, जो अगला टॉपिक आपका है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आईसीसी। आईसीसी मतलब इंटर क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। 8 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान के तालिबान में सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह खजुनजाद और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो आईसीसी से एक याद आ रहा है इवेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे, वो पाकिस्तान बोर्ड के,
और साथ में इस समय वो एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं। उन्होंने चैंपियन एशिया कप में ट्रॉफी लेकर भाग भाग गए। ठीक है, हम भाग गए ही कहेंगे, चोर ही कहेंगे उनको। ठीक है, बाकी आप लोग क्या कहेंगे आप देख लीजिए। चीफ जस्टिस अब्दुल हक्कानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। यहाँ पे देखा जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफगानी महिलाओं, लड़कियों और एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायों के साथ किए जा रहे अत्याचारों के आरोप में ये वारंट जारी किया गया है। पेरू में प्राचीन शहर की खोज। जैसे अपने यहाँ प्राचीन शहर हड़प्पा है, वैसे पेरू में भी एक प्राचीन शहर की खोज की गई है। पेनिको शहर का नाम है। 3500 से 3800 वर्ष पुराना ये शहर माना जा रहा है। कहाँ पर? पेरू में। तो पेनिको एक प्राचीन पुरा स्थल है या पुराना शहर है जिसके हाल फिलहाल में खोज हुई है। वो कहाँ पे स्थित है? तो ये कहेंगे आप पेरू में। या कौन से नए प्राचीन शहर की वर्ड पे स्थापना वो खोजा गया है, तो पेनिको शहर रहेगा। ये करैल सभ्यता के पतन के समय अस्तित्व में आया, ऐसा माना जा रहा है। पुरानी सभ्यताओं में से करेल सभ्यता के पतन के समय आया है पेनिको। ठीक है ना, पेनिको प्राचीन नगरी है। यहाँ से 18 प्रमुख प्राचीन इमारतें मिली, जिसमें सार्वजनिक भवन, मंदिर और आवासीय संरचनाएं शामिल है। पेनिको एक सामाजिक व्यापारिक केंद्र था जो तटीय, पर्वतीय और अमेजन क्षेत्रों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु सेतु का काम करता था। अगला जो टॉपिक है, सीरिया के अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता। सीरिया अंतर सरकारी संगठनों में कई जगह सदस्यता का पाया है। असद शासन के पतन के बाद एक और अमेरिका ने सीरिया पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हटाने की घोषणा की ताकि देश के पुनर्निर्माण में मदद मिल सके। वहीं इसराइल हमला भी कर दे रहा है बार बार। यूनियन फॉर, जो अगला आपका यहाँ सीरिया अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता जो पाया है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है। यूरोपियन संघ और भूमध्य सागरीय देशों का संयुक्त मंच है। कौन सा? यूनियन फॉर द मेडिटेरियन। इसके सदस्य देखिएगा, यूनियन फॉर द मेडिटेरियन सदस्य कितने हैं। तो ये यूरोपीय संघ और भूमध्य सागरीय देशों का एक संयुक्त मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में बार्सिलोना प्रक्रिया के तहत हुई थी। 8 जुलाई 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित यूनियन फॉर द मेडिटेरियन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सीरिया के पूर्ण सदस्य के तौर पर भाग लिया। वर्तमान में यूनियन फॉर द मेडिटेरियन के कुल 43 सदस्य देश है। यूरोपीय संघ के 47 देश हैं और 16 दक्षिण एवं पूर्वी भूमध्य सागरीय देश शामिल हैं। अगर इसमें देखा जाए तो भूमध्य सागर से जो सीमा साझा करते हैं उन देशों को अगर हम देखें तो एशिया के जो देश हैं वो हैं तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन गाजा पट्टी क्षेत्र, फिलिस्तीन नहीं कहता, फिलिस्तीन गाजा पट्टी क्षेत्र करता है। तो अब उस पर अगर इसराइल ने कब्जा कर लिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो अभी भी फिलिस्तीन को माना जाएगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर उसको नहीं माना गया है कि वो इजराइल का क्षेत्र, अभी फिलिस्तीन का क्षेत्र माना जाए। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन ये एशिया के देश हैं जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। अफ्रीका के देश देखा जाए तो मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को हैं। यूरोप के देश देखा जाए तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना एक ही देश है, ठीक ना। मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये कुछ प्रमुख देश हैं जो कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट सागर पाए जाते हैं, देखिए भूमध्य सागर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल लगभग लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो क्यों ना यहाँ पे भूमध्य सागर, जैसे यूरोपियन फॉर द मेडिटेरियन में कितने सदस्य हैं? ये आप 43 सदस्य देश हैं। हमने यहाँ बताया कि सीमा कौन कौन साझा करता है, वो हमने बता दिया। वही जल संधियाँ उससे पूछ ली जाती हैं और साथ में कितने सागर आसपास उससे सीमा साझा करते हैं वो भी पूछ लिया जाता है। काला सागर वही इंपॉर्टेंट, तो वो क्षेत्र फिजिकल जियोग्राफी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यहाँ सागर देखा जाए तो प्रमुख सागर जो है एजियन सागर, आयोनियन, एड्रियाटिक, टिरेनियन, लिंगुरियन, अटलांटिक। ठीक है, ये कुछ सागर है। और मरमरा एजियन सागर जो जल संधि जोड़ती है, या सॉरी मरमरा एजियन सागर और ब्लैक सी, मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ता है एजियन सागर। सॉरी क्या कह रहे हैं, मरमरा जो है एजियन और ब्लैक सी को जोड़ता है। मरमरा सागर जो है वो बीच में पड़ता है, वो एजियन और ब्लैक सी को जोड़ता है, काला सागर और भूमध्य सागर को। तो ये देखिएगा आप वहाँ पे एक बार जो जाने से पहले एग्जाम में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। जैसे अगर अफ्रीका की देखा जाए तो नील नदी है, वहीं यूरोप की देखा जाए तो रोन, टाइबर और एब्रो, या एक और पो नदी है। चार चार नदियां जो प्रमुख रूप से हैं यूरोप की, वो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती हैं। अफ्रीका की सबसे प्रमुख जो नदी है वो नील नदी है। तो ये आप रखिएगा, भूमध्य सागर में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं, कौन कौन सी यहाँ जल संधियां पाई जाती है, कौन कौन से सागर पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा सागर है जो भूमध्य सागर को
काला सागर से जोड़ता है। ये देखिएगा जल संधि, देखिएगा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले जल संधि का नाम देखिएगा क्या है। सब एक क्वेश्चन आना तय है भूमध्य सागर से इस बार, ठीक है। इस्लामिक सहयोग संगठन में पुनर्बहाली, ओआईसी ने भी लगभग जो है इसको किसको, सीरिया को अपने संगठन में भागीदारी दी है। अरब लीग में सदस्यता इसकी वापस हुई है सीरिया की। इतना इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से हम खुद ही चर्चा कर दे रहे हैं डिटेल में, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस आपको हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बता दे रहे हैं। चलिए अगला जो है वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट है, इसको आपको विशाल सर पढ़ा ही चुके हैं। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट, रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता दी गई है। जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संदेश दिया है। यह निर्णय केवल अफगानिस्तान की राजनीति को ही नहीं बल्कि भारत एवं मध्य एशिया और वैश्विक संतुलन को भी प्रभावित करेगा। यहाँ जो ध्यान देने योग्य प्रमुख तथ्य है वो है 3 जुलाई 2025 को रूस द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी है 3 जुलाई 2025 को। अफगानिस्तान सरकार को या वहाँ की जो तालिबान सरकार है उसको बहुत देश मान्यता नहीं दिए हुए हैं। इसकी मान्यता संबंधित देखा जाए तो एक मतदान हुआ था इसके खिलाफ में। अमेरिका और इजराइल ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव एक आया था 7 जुलाई 2025 को। अफगानिस्तान की परिस्थिति पर प्रस्ताव को 116 में और 116 देशों ने अफगान तालिबान सरकार के पक्ष में मत दिया है, वहीं 2 जो है देशों ने इसके विरोध में दिया है। तो 2 देश जो विरोध में थे वो अमेरिका और इजराइल थे। भारत को लेकर लगभग 12 देशों ने इसमें तटस्थ रहे हैं, वो किसी की तरफ नहीं गए, भारत भी इसमें से एक रहा है। यह प्रस्ताव जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन द्वारा लाया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अफगानिस्तान के लिए जो है अफगानिस्तान की परिस्थिति पर प्रस्ताव जो लाया गया था वो जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन द्वारा लाया गया था। भारत सहित 12 देश ने इस पे मतदान नहीं किया है। ये कहें भैया हम तटस्थ रहेंगे, किसी तरफ नहीं जाएंगे। 116 देशों ने पक्ष में मतदान किया, 2 देशों ने विपक्ष में मतदान किया। पक्ष में मतदान 116 देश तो बता नहीं सकते, विपक्ष वाले जो हैं वो इजराइल और अमेरिका है। अगला जो आपका DR कांगो रवांडा शांति समझौता, अगला टॉपिक आपका यहाँ पे जो याद करने वाला पॉइंट है, ये 27 जून 2025 को वाशिंगटन DC में DR कांगो रवांडा के विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की। इस शांति समझौते को वाशिंगटन अकॉर्ड भी कहा गया है। वाशिंगटन अकॉर्ड भी कहा गया किसको, DR कांगो रवांडा शांति समझौते को वाशिंगटन अकॉर्ड भी कहा गया, वाशिंगटन समझौता भी कहा गया है। M23 विद्रोह समूह जो पूर्वी, ठीक है। यहाँ पे आगे देखा जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ये भी हम विशाल सर आपको पढ़ा चुके हैं। वैश्विक शांति सूचकांक तो उनकी क्लास में आप देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 जब आप जाके देखेंगे वहाँ पे आपको ये मिलेगा सूचकांक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 2-3 सूचकांक जो है वो पहले भी लेक्चर में पढ़ाए गए हैं, और जो मेन सूचकांक की क्लास है वो मूल रूप से तीसरी क्लास है। अब आते हैं हमारा जो है बी सेक्शन। ए सेक्शन हम पहले पढ़ा चुके, बी सेक्शन पढ़ाए हैं। अब सी सेक्शन में आते हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो अंतरराष्ट्रीय में अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय आपदाएं है कि नहीं, अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन और सत्ता परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है, परंतु सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका अंतरराष्ट्रीय जो आपदाएं आई हुई हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, और ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इसके पहले जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ उसमें एक हमारा सूची शामिल की गई, वो इंपॉर्टेंट था भाई, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए अंतरराष्ट्रीय से आप गेस करिए लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर जियोग्राफी भी उसमें ऐड कर दिया जाए तो 15 क्वेश्चन। इतने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो 15 क्वेश्चन में से भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमारे जीए से संबंधित रहते हैं, वहां पे आप पढ़ते हैं। तो उसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम बहुत शॉर्टकट में सब कुछ पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ आप थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थोड़ा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये सीओ शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पे, संघाई चीन में आयोजित किया गया था। हमने बताया था कि मोदी जी जापान भी गए थे, दारूम गुड़िया लिए, इसके बाद वहीं से एससीओ में सम्मेलन भाग लिए, चीन के राष्ट्रपति से भी मिले, उसके बाद रूस भी चले गए, रिश्तेदारी निभाए थे। ये 25वां शिखर सम्मेलन था जो 31 अगस्त 1 सितंबर के मध्य चीन के तियानजिन में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की थीम थी अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। इसकी थीम क्या थी, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, जबकि इसका ध्येय वाक्य था या मोटो था एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में सदस्य देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देखिए कौन कौन भाग लिया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ के राष्ट्र प्रमुख का नाम क्या है, वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदस्य देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मतलब भिखारियों के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिक जमार्ट टोकेयेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोव, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव तथा तजाकिस्तान के राष्ट्रपति समोमाली रहमोन उपस्थित रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम है, क्या ही बताए हम। चलिए ठीक। यूएनसी आसियान आदि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्षेत्रीय संगठनों ने भी इसमें भाग लिया था। तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसके तहत तियानजिन घोषणा पत्र संघाई सहयोग संगठन का जो 25वां शिखर सम्मेलन तियानजिन में आयोजित हुआ था, वहां पे तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इसमें आतंकवाद निरोध, आर्थिक सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक विकास और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। एससीओ विकास बैंक की स्थापना के निर्णय के साथ ही 2025 तक समग्र वैकासिक सहयोग के लिए एससीओ विकास रणनीति तय की गई। तो एससीओ विकास बैंक की स्थापना एशियन विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, वहीं पे एक अब एससीओ विकास बैंक की भी स्थापना की बात की जा रही है। इसमें जो है एससीओ अगर एससीओ क्या है, एससीओ को समझा जाए तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई। बाद में भारत और पाकिस्तान में 2017 में इसके सदस्य बने हैं, तो साथ ही बने हैं दोनों, ठीक है। ईरान 2023 तथा बेलारूस 2024 में इसका सदस्य बना है। वर्तमान में कुल 10 सदस्य हो गए हैं। स्टार्टिंग में कौन कौन से थे, तो स्टार्टिंग में जो है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चीन और रूस के अलावा जितने तान थे सब पहले से थे इसमें से, पाकिस्तान को छोड़कर। फिलिस्तीन समस्या के और यहाँ देखा जाए तो हाँ, अगला 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 में किर्गिस्तान में होगा तथा वर्ष 2025-26 से एससीओ की अध्यक्षता अब किर्गिस्तान के पास आ गई है। तो देखिए जो सम्मेलन होते हैं, जो समझौता एक हमने बताया आपको या घोषणा पत्र तियानजिन, जितने घोषणा पत्र होते हैं मैक्सिमम जो है जिस स्थान पर सम्मेलन हो रहा होता है उसके नाम से होते हैं। कार्टेजेना और ऐसे जितने भी आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे वहाँ कई सारे घोषणा पत्र आएंगे, तो वहाँ स्थान के नाम पे घोषणा पत्र का नाम रखा जाता है। फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान है तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो आपका अगला पॉइंट है। फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समझे किसके किसके विवाद का विषय है, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी को लेकर। अभी हमने बताया था लकी ड्रॉप करके एक मिशन भी चला, लकी ड्रॉप तो यमन के लिए चलाया गया था। देखिए कौन सा मिशन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गाजा युद्ध की पूर्ण समाप्ति, द्विराष्ट्र समाधान का क्रियान्वयन और क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य था। सम्मेलन का संचालन सह अध्यक्ष रूप से फ्रांस और सऊदी अरब दोनों मिलकर एक साथ अध्यक्षता किए थे। इस सम्मेलन का लगभग 125 देशों ने भाग लिया था। भारत ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया था, भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि अमेरिका और इजराइल इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। फिलिस्तीन में शांति हो इसके लिए सब देश 125 देश मिले थे। फ्रांस और सऊदी अरब संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता किए थे। भारत भी इसमें भाग लिया था। और फिलिस्तीन की बात है उसमें शांति लाने की, तो इजराइल तो नहीं जाएगा वहां पे, और इजराइल नहीं जाएगा तो चाचा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चाचा भतीजा दोनों है ना, इजराइल और अमेरिका चाचा भतीजा दोनों नहीं गए थे। इसमें और देखा जाए सम्मेलन प्रस्तुत न्यूयॉर्क घोषणा में गाजा में युद्धविराम, इजरायली सेना की वापसी और प्रशासनिक नियंत्रण फिलिस्तीन प्राधिकरण को देने पर सहमति व्यक्त की गई है। कि गाजा पे न्यूयॉर्क घोषणा इसमें जारी की। न्यूयॉर्क घोषणा किससे संबंधित है, फिलिस्तीन में शांति समझौते संबंधित 125 देशों ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। अगला देखा जाए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सम्मेलन के समानांतर 15 देशों ने न्यूयॉर्क कॉल जारी कर फिलिस्तीन की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एवं क्षेत्रीय एकीकरण से जुड़े कदमों का समर्थन मांगा है। इसी के समानांतर इसी के साथ साथ एक और न्यूयॉर्क कॉल जारी जारी किया गया है। 15 देशों ने इसको जारी किया है। फिलिस्तीन में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एवं क्षेत्रीय एकीकरण से जुड़े मुद्दों को समर्थन मांगा है। ध्यान देने की बात है कि अब तक संयुक्त राष्ट्र में 193 में से 147 सदस्य देशों ने फिलिस्तीन राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यूएन के जितने सदस्य हैं सबने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, तो ये बात सही नहीं है। वैसे भी आप सही कह देंगे कि इजराइल और अमेरिका चाचा भतीजा, इसको जो है मान्यता नहीं देंगे। अगला देखा जाए टॉपिक तो इसी में G20 देशों में 10, कहाँ से कहाँ आ गए हम, हाँ ठीक।
अगला जो आपका टॉपिक है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। ये देखिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स के देश कौन कौन से थे, ब्रिक्स की स्थापना कैसे हुई थी। तो ब्रिक्स सहयोग जो ब्रिक्स एक संगठन है वो इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आधारित आधिकारिक ब्रिक्स वेबसाइट के अनुसार इस संगठन में 11 देश हो चुके हैं। पहले कितने थे वो बताइएगा कमेंट में। भारत, रसिया, बांग्लादेश, ए, बांग्लादेश था कि नहीं हो, सॉरी, ब्राजील, बांग्लादेश कहाँ था? इसके जो प्रमुख देश है, इसका जो स्थापना हुई थी, संस्थापक देशों में देखा जाए तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका रहे हुए हैं। वर्तमान में आधिकारिक ब्रिक्स वेबसाइट के अनुसार इस संगठन में 11 पूर्ण सदस्य हैं। इसमें पहले से 5 सदस्य ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्ष 2024-25 के दौरान शामिल 6 सदस्य, 6 नए देश शामिल किए गए। पहले से कितने थे, 5 थे। जो 6 शामिल किए गए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी सऊदी अरब ने अपनी सदस्यता की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, सदस्यता ग्रहण की लेकिन औपचारिक पुष्टि नहीं की है। 10 तो कंफर्म हो गए, 11वां सऊदी अरब बीच में लटक रहा है कहीं पे। तो अब वर्तमान सदस्य संख्या 11 हो गई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके संस्थापक ब्रिक्स के कौन रहे हैं, 5 थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब नए जुड़े मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया। बताए थे ना जब वहाँ पे मोदी जी गए थे तो वहाँ भी कई घाना, ट्रिनिडाद टोबैको सब जगह रिश्तेदारी निभा के आए हुए थे। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो अगर देखा जाए तो प्रतिभागी कौन कौन थे देश, ब्राजील के लुई इनासियो दा सिल्वा थे, रूस के थे। देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक अगला पॉइंट है कि रूस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिए थे, वर्चुअल रूप से भाग लिए थे। डायरेक्ट रूप से रूस के विदेश मंत्री ने भाग लिया था, वहां के राष्ट्रपति नहीं भाग लिए थे। राष्ट्रपति भाग लिए लेकिन वर्चुअल रूप से भाग लिए। तो बाकी और समय का पढ़िएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमने रसिया का बता दिया साथ में, क्योंकि ब्राजील की अध्यक्षता किए हुए थे तो वो थे लुइस इनासिलो लूला दा सिल्वा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फरहान उल सऊद ने भी इसमें प्रतिभाग किया था। एंटोनियो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेडोस घेब्रेयेसस, तो ये महानिदेशक हैं। इनका नाम एंटोनियो गुटेरेस के नाम, और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक इनका नाम भी आ सकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है, तो वो हैं टेडोस घेब्रेयेसस, और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक नगोजी नगोजी ओकोंजो आइवेला, तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस देश एवं देशों ने प्रतिभागी मतलब इसमें भागीदारी की। तो महानिदेशक डब्ल्यूएचओ के इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद करिए। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक इंपॉर्टेंट है, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में फजान में संपन्न हुआ था। ये 17वां था, 16वां जो है रूस के कजान में संपन्न हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी ध्यान। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 को देखते हैं। 2024-25 जून 2025 में द हेग में नाटो 2025 में कहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, द हेग में। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के विरोध में या इसी के समानांतर जो बनी हुई थी, वो रूस ने, जो यूएसएसआर उस समय का था, उसने अपना एक सैन्य संगठन बनाया था। उसका नाम था जो है सियाटो, नाटो, सियाटो, सेंटो, ये सब देखिएगा आप। ठीक, इस सम्मेलन में नाटो के सभी 22 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे ने नेतृत्व संभाला इसका। तो नाटो के महासचिव कौन इस समय है, वो मार्क रूटे हैं। फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो में 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ था। वहीं स्वीडन जो है 2024 में 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यह एक नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है जिसमें 12 देशों द्वारा वाशिंगटन संधि के तहत हस्ताक्षर करके इसका प्रतिपादित किया गया था, इसको सामने लाया था, अस्तित्व में आया था। 1949 में आया हुआ था वाशिंगटन संधि के माध्यम से नाटो।
इसमें 12 देश स्टार्टिंग में शामिल थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है 2025 में। विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। अर्थव्यवस्थाओं का नाम है, देखिए भारत भी तो टॉप अर्थव्यवस्था में, लेकिन तत्कालीन समय उस समय जो विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थी उनको शामिल किया गया था। बार बार बंद हो जाता है, कहता है कि सर हम सोने जा रहे हैं, जब आप हमारा यूज नहीं कर रहे तो उसको बार बार जगाना पड़ रहा है। ठीक, चलिए आपको देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग यार। वर्ष 1975 में G6 के रूप में इस संगठन का पहली बार बैठक हुई थी। G6 था, बाद में G7 बना, G8 भी बना था, रसिया भी इसमें बीच में पार्ट कर लिया था, लेकिन फिर रसिया बाद में बाहर हो गया 1997 के आसपास, तो फिर से G7 इसको कर दिया गया। तो G7 में कितने सदस्य थे या कितने सदस्य? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। ये G7 के सदस्यों का नाम आ सकता है, तो कौन से? यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। यूरोपीय संघ भी इस मंच में प्रतिनिधित्व करता है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन मध्य कनाडा की अध्यक्षता में कनानास्किस, अल्बर्टा, अल्बर्टा कनाडा का एक राज्य है, अल्बर्टा उसका एक शहर है कनानास्किस में, वहां पे संपन्न हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कनाडा में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना, वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 51वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। इसके पर्यवेक्षक के रूप में देखा जाए, यहाँ पे प्रतिभागी रूप में देखा जाए, भारत और जैसे विदेश गए थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन के शीर्ष नेता भी इसमें अतिथि के रूप में भाग लिए हुए थे। G7 शिखर सम्मेलन कनास्किस वाइल्ड फायर चार्टर का अनुमोदन भी इसके तहत किया। वाइल्ड फायर नाम से आपको समझ आना चाहिए कि वाइल्ड फायर क्या है। वाइल्ड फायर चार्टर नाम से आयोजन किया गया था, जितनी भी आग उग लगे उससे निपटने के लिए वैश्विक साझा संबंध स्थापित किया जाए, विश्व में कहीं भी आग लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा तक पहुंच के लिए 4A सिद्धांत दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4A सिद्धांत किस सम्मेलन तहत दिया था? G7 शिखर सम्मेलन कराना इसमें आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मार्क कार्नी ने किया था, जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। अगर आपको कंट्री पूछ लिया, कंट्री का स्टेट पूछा था, अल्बर्टा से, अल्बर्टा में हुआ था। इसमें जो 4A का सिद्धांत है उसका मतलब है अवेलेबिलिटी, प्रचुरता, एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता, एफोर्डेबिलिटी, वहन योग्यता और एक्सेसिबिलिटी, पर्यावरणीय सक्रियता। तो प्रचुरता, सुगम्यता, वहन योग्यता और पर्यावरणीय स्वीकार्यता की चर्चा की थी। अगला 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला जो पॉइंट आपका है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। तो इसका जो जून 2025 में हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सतत विकास SDG के जितने भी जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिस सारे आपको याद होने चाहिए, 17 के 17 आपको याद होने चाहिए। इसमें 14वां जो है जल के नीचे जीवन, जल के नीचे, ठीक है, ओशिनोग्राफी में आप पढ़ेंगे जल के नीचे जीवन, ये पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो इससे संबंधित जो है इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास लक्ष्य 14। इसकी थीम जो थी महासागर के संरक्षण व सतत उपयोग के लिए कार्यवाही में तेजी लाना तथा सभी हितधारकों को संगठित करना। बाई चांस अगर ये स्टेटमेंट इसकी थीम दे देता है और पूछता है किस महासागर सम्मेलन से संबंधित है या किस सम्मेलन संबंधित है, तो आप बताइएगा तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से संबंधित है। ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। पहला 2017 में हुआ था, दूसरा 2022 में हुआ था, ये तीसरा आयोजित हुआ है। सह मेजबानी इसकी फ्रांस और कोस्टा रिका ने की थी। नीस महासागर कार्य योजना इस सम्मेलन में अपनाई गई है। इस सम्मेलन का जो एजेंडा था, उच्च सागर संधि पर प्रगति तेज करना और मुख्य लक्ष्यों में से एक था। उच्च सागर संधि क्या है ये देखिएगा आप। यह समझौता जिसका नाम राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर समझौता, संक्षिप्त रूप से BBNJ एग्रीमेंट कहते हैं, जून 2023 में समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत अनुमोदित किया गया था। प्रभावी होने हेतु 60 देशों की पुष्टि की आवश्यकता है। भारत सहित कई देशों ने शीघ्र इस संधि का अनुमोदन करने का आश्वासन दिया है। और भारत आश्वासन दिया इसका सदस्य नहीं है, 60 देश हो जाएंगे तब यह संधि आयोजित हो जाएगी। कौन सी? उच्च सागर संधि, ठीक है। इस सम्मेलन में जो ये तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है, इसके तहत इंडोनेशिया ने विश्व बैंक एवं अन्य साझेदारों के साथ मिलकर एक नवीन वित्तीय साधन कोरल बॉन्ड लॉन्च किया है। कोरल बॉन्ड कोरल रीफ से संबंधित होगा, नाम से समझ में आ रहा है। तो इंडोनेशिया, विश्व बैंक और जो है कई अन्य साझेदारों के साथ मिलकर ये लाया गया है। किस सम्मेलन में? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन थर्ड जो आयोजित हुआ था उसके तहत इसको लाया गया है।
पनामा और कनाडा के नेतृत्व में 37 देशों ने मिलकर शांत महासागर हेतु उच्च अभिलाषा गठबंधन लॉन्च किया है। पनामा और कनाडा के नेतृत्व में 37 देश मिलकर शांत महासागर हेतु उच्च अभिलाषा गठबंधन लॉन्च किए हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन तीसरा जो था, इसमें भारत का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सम्मेलन में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी जी हर जगह शामिल होते हैं, जहां मोदी जी नहीं है वहां पे जो भी शामिल होगा मोदी जी के अलावा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में हमारे पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका नेतृत्व किए थे। सांग्रीला संवाद आप देखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख सुरक्षा संवाद है। 30 मई से 1 जून के मध्य सांग्रीला संवाद 2025 का आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान सिंगापुर द्वारा किया गया था इसका आयोजन। सांग्रीला संवाद जो है अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें भी मोदी जी नहीं है, ये भी सांग्रीला में कौन किया था? अनिल चौहान, जो हमारे CDS हैं। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। अनवर इब्राहिम इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जो मलेशिया के इस समय प्रधानमंत्री है। शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता व केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और वर्ष 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा को अंगीकार किया है। आसियान देशों में कौन कौन से सदस्य हैं ये देखिएगा, 11 सदस्य देश टोटल इसमें है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक हुई है। इसकी जो मंत्रियों की परिषद की बैठक हुई थी, हर जितने भी समय होते हैं मंत्रियों की बैठक, राष्ट्र प्रमुखों की बैठक, अलग अलग बैठकें होती हैं। तो ये मंत्रियों की बैठक, मंत्रियों की परिषद की बैठक ये हुई थी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका द्वारा की गई थी, वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। ये मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसका मुख्य विषय पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर था। स्विच ऑफ हो गया, होने दीजिए, चलिए छोड़िए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आप घर से पढ़ कर आइए या मतलब आप सॉल्व करिएगा इसमें कौन कौन से देश शामिल है। इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये UPSC में शायद क्वेश्चन आया हुआ था, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से कौन कौन से देश इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? एबिन मॉरिशस में है। कुल 23 देश इसमें शामिल है। बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये 6वां शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के कौन कौन से इसमें लोग भाग लिए ये देखिएगा। 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम जो था, समृद्ध, प्रत्यास्थ और खुला बिम्स्टेक। और इस सम्मेलन में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। बिम्स्टेक समूह वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। इन 5 देशों ने मिलकर इसको लाया था। बाद में 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बन गए। इसका मुख्यालय ढाका में है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का स्लोगन था न्यायसंगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। G20 के 19 सदस्य देशों और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुटों यथा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीका संघ को G20 का स्थायी सदस्यता प्राप्त की। क्या कह रहे हैं? भारत ने में वर्ष 2023 में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के, ठीक है। भारत में 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 18वां शिखर सम्मेलन, ये 19वां आयोजित किया गया है। कहाँ पे? ब्राजील में। 23 में भारत में आयोजित हुआ था। उसमें जो दक्षिण अफ्रीका है उसको क्या है, अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। अगला जो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 19वें शिखर सम्मेलन, जो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया G20 शिखर सम्मेलन 2025, ये देखिए क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन और सत्ता परिवर्तन, इसको देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? वो हैं सेबेस्टियन लोकार्नो।
सेबेस्टियन गार्डन आप याद करिएगा, धमाल मूवी संबंधित है, उसी से याद हो जाएगा आपको। सेबेस्टियन लोकार्नो जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले के प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बेरू ने, असेंबली में विश्वास मत में पराजित होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी कर दी गई है। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री पेंटो गटार्न सिनावात्रा जो 29 अगस्त 2025 को संवैधानिक न्यायालय के पद से हटा दिया गया है, इनको वहां से बर्खास्तगी कर दी गई है। और 5 सितंबर 2025 को भूम जयथाई पार्टी के नेता अनुतिन चारविराकुल को यहाँ संसद के निचले सदन द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया है। निचले सदन ने इनको प्रधानमंत्री चुना। नए प्रधानमंत्री अब थाईलैंड कौन बन गए हैं? अनुचित चार्नविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पेंटोगटान सिनावात्रा जो थे ये वहां से हट गए थाईलैंड के प्रधानमंत्री, तो आप इसको याद रखिएगा। गुयाना में आम चुनाव 2025 आयोजित हुआ है। दक्षिण अमेरिका में 1 सितंबर 2025 को हुए आम चुनाव में विजय प्राप्त कर राष्ट्रपति इरफान अली द्वितीय कार्यकाल। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कौन सा देश है, जैसे फ्रांस के प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं वो है सेबेस्टियन लोकार्नो। थाईलैंड के प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है अनुतिन चारविराकुल। और दक्षिण गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, वहां पे जो है उसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इरफान अली द्वितीय। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है जो है ली जे म्यूंग। ऑस्ट्रेलिया के संघीय चुनाव में प्रधानमंत्री नए बने हैं, उनका नाम है एथनी एल्बनीज। 3 मई 2025 को संघीय चुनाव में जीत हासिल करे हैं और वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पोलैंड में नए राष्ट्रपति बने हैं करोल नवरोकी, जो जून 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, 6 मई 2025 को जर्मनी के नए चांसलर बन गए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कॉर्नी ही जो है G7 शिखर सम्मेलन में जो कनाडा में आयोजित हुआ था उसमें भारत को इनवाइट किया था। काफी विवाद का मुद्दा रहा है G7 शिखर सम्मेलन, पहले भारत ने मना किया था फिर बाद में गया था। अगला जो है सीरिया के असद शासन का पतन और नई संक्रमणकालीन सरकार की शुरुआत हुई है। मार्च 2011 में ट्यूनीशिया और मिस्र आदि से उठी अरब स्प्रिंग आप को पता होना चाहिए, अगर आपने IR पढ़ा हुआ है तो उसमें अरब स्प्रिंग रहता है। लोकतांत्रिक लहर की चिंगारी सीरिया तक पहुंची, जहां जनता ने दशकों से जारी सर्वसत्तावादी बाथ पार्टी शासन और असद परिवार के एकाधिकार के विरुद्ध शुरू किया था। बात उसको उखाड़ के फेंक दिया वहां के शासन को और नया बेस सीरिया गृहयुद्ध जिसके अचानक नाटकीय मोड़ लिया। और उत्तर पश्चिम 2024 के अंतिम सप्ताह में सीरिया गृहयुद्ध ने अचानक नाटकीय मोड़ लिया। उत्तर पश्चिम में इदलिब प्रांत में हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में इस्लामी विद्रोह गठबंधन ने डिटेरेंस ऑफ एग्रेशन नाम के एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जो शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही बलों ने बिना खास प्रतिरोध के राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके क्या हुआ, उसके बाद वहां पर जो घराना था, जो प्रमुख जो शासन संभाल रहे थे, उनको उखाड़ के फेंका गया और नए नेता जो है यहाँ के अब शासक वास्तविक बन गए। उनका नाम है असद हुसैन अल सरा या अबू मोहम्मद अल जुलानी, इनका दूसरा नाम भी है। अबू मोहम्मद अल जुलानी देश के वास्तविक शासक बन गए हैं। 29 जनवरी 2025 को दमिश्क में आयोजित सीरियाई क्रांति की विजय घोषणा सम्मेलन में अहमद हुसैन अल सरा को संक्रमणकालीन अवधि के लिए राष्ट्रपति बनाया गया। 13 मार्च 2025 को राष्ट्रपति अल सरा को सीरियाई अरब गणराज्य की संवैधानिक घोषणात्मक अंतरिम संविधान पर हस्ताक्षर किए, जो 5 वर्षों की संक्रमण अवधि के लिए देश का मार्गदर्शन करेगा। उसके बाद ये खुद का अपना संविधान बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 देखा जाए तो इसमें चाचा चौधरी जो है जीत गए हैं। रिपब्लिक पार्टी से चाचा चौधरी थे, वो 60वें राष्ट्रपति बने हैं। 4 वर्ष में वहां का चुनाव होता है। जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो चाचा चौधरी बने हैं रिपब्लिकन पार्टी से, और जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो JD वेंस बने हैं। इससे पहले उन्होंने डेमोक्रेटिक जो इनके विरोध में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति थे, कमला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति टिम वॉल्ज, इन दोनों को इन लोगों ने पराजित किया है। अब 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप अब 45वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप भी थे, 47वें भी यही बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है और महाभियोग के बाद फिर से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंतरराष्ट्रीय आपदाएं,
ये अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में ये आपदा पढ़ने से पहले। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इस बीच देखा जाए तो भूकंप की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है वैश्विक स्तर पर। अभी कमचटका प्रायद्वीप में एक बहुत ही विध्वंसक भूकंप आया था, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको भूकंप क्या होता है इस पूरे चैप्टर में, जितना इसमें हम देखेंगे सेक्शन ई है ना, तो इसमें जितनी भी टॉपिक है उनको समझने से पहले आपको भूकंप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। भूकंप क्यों होता है, अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और समानांतर प्लेट सीमांत क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। कितनी विश्व में प्लेटें हैं, जैसे प्रमुख प्लेटों का अगर नाम लिया जाए, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट होती है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इतनी प्रमुख प्लेट है। और जो मेजर है माइनर में देखा जाए तो वही अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नजका प्लेट, कोकोस, कैरेबियन, स्कूटिया और जॉन डी फ्यूका, या और जितनी माइनर प्लेटें हैं उनको आपको पता होना चाहिए, उनका सीमा रेखा पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है, इस बार बहुत विध्वंसकारी भूकंप आए हैं। भूकंप के आने का कारण क्या होता है, ये अभिसारी अपसारी प्लेट सीमांत के साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। जो ये भूकंप नापा जाता है इसको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। इसकी तीव्रता क्या होती है, तो आप समझिएगा रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों क्या दो अलग अलग चीजें हैं। तो रिएक्टर स्केल तीव्रता मापती है, मर्केली स्केल जो है भूकंप से होने वाली क्षति को मापती है। 1 से 12 इसमें जो है श्रेणियां विभाजित की गई हैं। किस्म की हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मर्केली स्केल की। 1 से 12 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी मान लीजिए कि सबसे कम क्षति जो हुई है वो पहली श्रेणी में रखी जाएगी, इसी हिसाब से क्षति के अनुसार जो है श्रेणियों को बनाया गया। तो मर्केली स्केल से कितना विध्वंस हुआ है भूकंप आने के कारण वो मापा जाता है, और अगर भूकंप की तीव्रता मापनी है तो वो मापा जाएगा रिएक्टर स्केल के माध्यम से। रिएक्टर स्केल में जो भूकंप को मापा जाता है उस आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है। 4 मैग्नीट्यूड तक के अगर भूकंप आते हैं तो उनको कहा जाता है हल्का, 6 आते हैं विनाशकारी, और 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो उसको अत्यंत विनाशकारी या बहुत विनाशकारी कहा जाएगा। तो भूकंप मर्केली और रिएक्टर स्केल के बीच आपको अंतर पता होना चाहिए। साथ में पीएसएल क्या होता है, प्राथमिक भूकंपी तरंगे, द्वितीय भूकंपी तरंगे, और जो पृथ्वी के टर्शियरी या उसको लॉन्ग वेव भी कहते हैं, ठीक है ना, जो पृथ्वी के निकट चलती है, कहाँ चलती है, कितनी गहराई में चलती है, इनकी स्पीड क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो प्राइमरी है, प्राथमिक है, उसकी स्पीड जो होती है 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, समानांतर कण के कंपन की दिशा जो है उसकी दिशा के समानांतर होती है, लंबवत नहीं होती है। अनुप्रस्थ में देखा जाए तो लंबवत। ट्रांसवर्ब और लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है दोनों में। ट्रांसवर्ब जो है कहा जाएगा एस तरंग को, द्वितीय तरंग को, सेकेंडरी वेव को, और प्राइमरी वेव को कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये पता आपको होना चाहिए। और रियल जो है इसकी स्पीड 2 से 3 के बीच किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। और सबसे ज्यादा विध्वंस जो मचाती है वो एल तरंग ही मचाती है, उसके बाद एस मचाएगी, और सबसे कम विध्वंस जो है पी मचाती है। वो अचानक से आती है और स्पीड इतनी होती है निकल जाती है, परंतु यल जो है वो दोनों एस तरंग की भी गुणवत्ता रखती है और यल तरंग की भी गुणवत्ता रखती है। वहीं यस देखा जाए सेकेंडरी जो होती है वो तरल में गमन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ठोस में गमन करती है। ये हमने आपको शॉर्ट में पॉइंट बताया है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसको पढ़िए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम हमारे चैनल जुड़े रहिए। हम आपको जियोग्राफी में इस बात की गारंटी लें, जियोग्राफी कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एक भी गलत तो नहीं ही होंगे। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि वो आपके पढ़ने के ऊपर है, हम पढ़ा तो देंगे लेकिन फैक्ट की कोई सीमा नहीं है। फैक्ट कितने हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, तो वो भी सीमा आप देखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया। इसके बाद अगर देखा जाए तो उद्गम केंद्र के आधार पर अभिकेंद्र क्या होता है और केंद्र क्या होता है। भूकंप का केंद्र बिंदु क्या होता है, अभिकेंद्र क्या होता है, ये दोनों में अंतर आपको पता। फोकस बिंदु और अभिकेंद्र में दोनों में अंतर पता होना चाहिए। उद्गम के आधार पर देखा जाए तो छिछले, मध्यम और गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप माना जाता है। 0 से 70 के अगर बीच रहेगा छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप, और 70 से 300 के बीच रहेगा तो मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप माना जाएगा। 300 से 700 किलोमीटर की गहराई से अगर भूकंप रहेगा, उसका फोकस बिंदु रहेगा, केंद्र बिंदु रहेगा, तो उसको माना जाएगा गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप माना जाएगा। तो अगर देखा है गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कम विनाशकारी होते हैं, मध्यम के थोड़ा
उससे ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा जो विध्वंसकारी भूकंप होते हैं वो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। उद्गम केंद्र पता है ना? हाँ ठीक है, नहीं पता है तो उसको देखिएगा। चक्रवात इसके बाद देख के आप आइएगा ये टॉपिक पढ़ने से पहले, क्योंकि टाइम आज का हो रहा है। तो इसमें जो है चक्रवात के बाद बस हम बता देते क्या क्या आपको पढ़ के आना। चक्रवात में देखा जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, समशीतोष्ण वाताग्री साइक्लोन, साइक्लोन जो समशीतोष्ण साइक्लोन होते हैं उनको वाताग्री साइक्लोन भी कहा जाता है। ध्रुवीय साइक्लोन क्या होते हैं ये आप पढ़ के समझते रहिए। साथ ही चक्रवात को डिवाइड किया गया है। श्रेणी 5 का चक्रवात जब अत्यंत विध्वंसकारी चक्रवात है उसको श्रेणी 5 का चक्रवात का 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की स्पीड होती है तो उसको अत्यंत विनाशकारी चक्रवात भी कहा जाता है। अत्यधिक स्ट्रीम 166 से 220 कहा जाता है। इसी के साथ ही चक्रवात को क्षेत्रीय रूप से कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसको टाइफून कहा जाता है, जैसे जापान हुआ इन सब जगह पे। वहीं जो है पूर्वी प्रशांत महासागर में इसको हरिकेन कहा जाता है, मैक्सिको और यूएसए जैसे देशों में इसको हरिकेन। प्रशांत सागर में ही अगर हम पूर्वी हिस्सा देखें अमेरिका और यहाँ हरिकेन, और पश्चिमी हिस्से में इसको टाइफून कहा जा रहा है। हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है, या अन्य जगहों पर जहाँ टाइफून और हरिकेन नहीं कहा जा रहा वहां पे इसको चक्रवात कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। चलिए ये जो सेक्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं ये अगले क्लास का टॉपिक रहेगा। साथ में अगले क्लास के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य का। वैज्ञानिक परिदृश्य थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो साइंस मतलब वैज्ञानिक साइंस टेक्स्ट या साइंस से क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके 15 क्वेश्चन आए तो 12 क्वेश्चन उसमें करंट के ही आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो भी जो है करंट से कहीं ना कहीं संबंधित ही होते हैं। तो लगभग लगभग आपको थोड़ा डिटेल में क्लासेस ली जाएंगी। हो सकता है वो क्लासेस थोड़ा बड़ी हो, और उसी समय इसको भी अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को भी सॉल्व हम करवा देंगे। कितने पॉइंट है ही हैं? अफगानिस्तान रूस के कमचटका प्रायद्वीप में आया था, म्यांमार में भूकंप आया था, उष्णकटिबंधीय तूफान और सुपर टाइफून यागी, और म्यांमार में भूकंप। ये मैक्सिमम हमको लगेगा 5 से 10 मिनट लगेगा इसको खत्म करने में। अगली क्लास में आपको खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है 5 मिनट हमको तब लगेगा जब आप जो है चक्रवात और भूकंप पढ़ के आए रहेंगे। वैसे चक्रवात और भूकंप के बारे में उन्होंने काफी कुछ हिंट आपको दे दिया है। हमारे चैनल जुड़िए, चक्रवात और ये सब तो जो है बहुत इजी आपको लगेगा हमसे पढ़ने के बाद। हमको ही जियोग्राफी आपको पढ़ाना है, इन्वायरमेंट भी हम ही पढ़ाएंगे। आपको ना कोई जो है स्थान कोई मिट्टी रटनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, ना ही कोई जो है वहाँ का क्लाइमेट याद करना पड़ेगा। सब डिराइव होता है कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट थियरी से सब कुछ आप डिराइव कर ले जाएंगे। इस योग्य आपको बनाया जाएगा आने वाली क्लासों में। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बंद कर दीजिएगा।